हेलो बच्चों, मैं रामाशीष गुप्ता सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद के ऑनलाइन क्लास में आज मैं कक्षा 10 के बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। आज कक्षा 10 के बच्चे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आज मैं राजनीति विज्ञान पढ़ाऊंगा। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत क्योंकि इसके पहले मैं भूगोल का पहला चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। आज मैं राजनीति विज्ञान का पहला चैप्टर लेके आया हूँ आप लोगों के समझ। सत्ता की साझेदारी पहला पाठ है, उसका नाम है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी में आप लोग देखेंगे, सत्ता की साझेदारी ये है लोकतंत्र की उचित कार्यप्रणाली के लिए। लोकतंत्र की उचित कार्यप्रणाली के लिए राज्य की 3 अंगें जो कौन होती हैं? विधायिका होती हैं, कार्यपालिका होती हैं और न्यायपालिका के बीच में सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। ये तीनों कौन कौन? विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। इनके मध्य साझेदारी आवश्यक है। अर्थात सत्ता की साझेदारी को समझने के लिए आप लोगों को 2 देश की सत्ता के विषय में जानकारी होना आवश्यक है, तब आप समझ सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है। पहला नाम आता है बेल्जियम और श्रीलंका देश के विषय में जान जाएंगे तो सत्ता की साझेदारी आप लोग समझ सकते हैं। बेल्जियम एक पश्चिमी यूरोप का छोटा सा देश है। बेल्जियम क्या है? एक पश्चिमी यूरोप का छोटा सा देश है। उस देश या छोटा सा देश है जो भारत के एक राज्य हरियाणा से भी छोटा है। अर्थात जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो भारत का जो राज्य है हरियाणा, उससे भी एक छोटा सा देश है। कौन है? बेल्जियम। यानी क्षेत्रफल में भी बेल्जियम हरियाणा से छोटा है और जनसंख्या में भी। लेकिन अब बेल्जियम में कैसे लोग रहते हैं आप लोगों को ये जानना है। तो बेल्जियम में 59% लोग डच भाषा बोलते हैं। बेल्जियम में 59% लोग डच भाषा बोलते हैं कुल जनसंख्या की, और 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और जबकि 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। अर्थात बेल्जियम के जो जनसंख्या है उसमें 59% डच भाषी लोग हैं, 40% फ्रेंच भाषी लोग हैं और 1% जर्मन भाषी, यानी ये तीनों हैं। लेकिन अब इसके बाद आपका आता है डच और फ्रेंच के मध्य तनाव। तो 1950 और 1960 के दशक के मध्य 1950 और 1960 के दशक के मध्य अगर देखा जाए तो बेल्जियम में सामाजिक असमानता था। सामाजिक असमानता का क्या कारण था? क्योंकि यहाँ फ्रेंच भाषी लोग और डच भाषी लोग के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया। क्या ये लोग सत्ता में, फ्रेंच भाषी लोग ये चाहते थे सत्ता में मेरा वर्चस्व होना चाहिए, और जबकि डच भाषी चाहते थे मेरा वर्चस्व होना चाहिए। फिर जर्मन का बात अलग है, क्योंकि 1% से कोई मतलब नहीं है। ये लोग चाहे डच भाषी के साथ रहें या फ्रेंच भाषी के साथ रहें। उसके बाद आता है तनाव होने का कारण आपको बता दिए। अब आता है बेल्जियम में सामाजिक विविधता। बेल्जियम में जो आपको सामाजिक विविधता था, बेल्जियम के संविधान जो 1970 से 1993 के बीच संविधान में 4 संशोधन हुए। क्या बेल्जियम में 1970 और 1993 के बीच 4 संशोधन हुए। पहला क्या था? बेल्जियम के संविधान में आप लोग ये देखेंगे फ्रेंच भाषी और डच भाषी के विधायक
बराबर होना चाहिए और दोनों के संबंध से, दोनों को सहयोग से कानून बनाया जा सकता है। यानी कोई भी कानून पास करने के लिए फ्रेंच भाषी और डच भाषी के विधायक अगर उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, अगर उसको मान्य करेंगे, तभी वो कानून पास किया जा सकता है। ये पहला था। अब दूसरा क्या है, राज्य की सरकारें केंद्र के सरकार के अधीन थी। राज्य की सरकारें केंद्र के सरकार के अधीन थी और अनेक शक्तियां जो केंद्र के पास, जो अनेक शक्तियां थी वो राज्य के सरकार के पास थी। जो अनेक शक्तियां थी केंद्र के पास जो होना चाहिए वो राज्य के सरकार पे थी और वे क्षेत्रीय आधार पर उनको शक्ति प्रदान की गई थी। अब आता है उसी में ब्रुसेल्स है, तीसरा था ब्रुसेल्स की एक अलग सरकार बनेगी। ब्रुसेल्स की एक अलग सरकार बनेगी। दोनों समुदाय के लोग उसका प्रतिनिधित्व को स्वीकार करेंगे। कौन कौन? डच भाषी लोग और फ्रेंच भाषी लोग, अर्थात दोनों समुदाय के लोग उस ब्रुसेल्स की सरकार जो अलग थी उसके अधीन रहेंगे। चौथा क्या था, बेल्जियम में एक तीसरी सरकार है जिसे सामुदायिक सरकार भी कहते हैं। बेल्जियम में एक तीसरी भी सरकार है जिसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। इस प्रकार आप लोग देखेंगे बेल्जियम में सामाजिक विविधता में संविधान के 4 संशोधन किए, जो चारों संशोधन ये थे। अब इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे श्रीलंका के विषय में। अभी तक हम आप लोगों के बेल्जियम के विषय में बता रहे थे, अब श्रीलंका के विषय में जाऊंगा। अब श्रीलंका के विषय में, श्रीलंका एक छोटा सा द्वीपीय देश है। श्रीलंका एक छोटा सा द्वीपीय देश है। यह भारत के दक्षिणी तट पर, श्रीलंका भारत के दक्षिणी तट पर, अर्थात भारत के दक्षिणी तट से कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित है। श्रीलंका में आप देखेंगे तो 74% सिंहली और 18% तमिल। भाषा लीडर और 7% ईसाई थे। हाँ ठीक है, 7% ईसाई थे और 1% कोई अन्य रहे होंगे। अन्य भी रह सकते हैं, लेकिन ये जो प्रमुखता है यही है। श्रीलंका में देखेंगे 74% भाषी लोग सिंहली हैं। और 18% तमिल भाषी लोग और 7% ईसाई। यानी 1900 ये जैसे इन लोगों के बीच हमेशा तनावपूर्ण स्थिति रहती है। कौन कौन? ये सिंहली भाषा के लोग बौद्ध धर्मानुयायी थे। सिंहली भाषा के लोग क्या थे? बौद्ध धर्मानुयायी होते हैं। पहले आगे सिंहली भाषा के बौद्ध धर्म। और तमिल भाषा के लोग को देखा जाए तो कुछ लोग हिंदू हैं और कुछ लोग मुस्लिम है, जो इस्लाम धर्म है। ईसाई तो जानते हैं, बाकी ईसाई हैं। अब इनके बीच जब अब ये
एक चीज और हेडिंग डालना, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। जब सन 1948 में जब श्रीलंका स्वतंत्र हुआ, इसके पहले क्या था, अंग्रेजों के अधीन था। भारत कब आजाद हुआ? 1947 में। श्रीलंका 1 साल बाद स्वतंत्र हुआ, कब? 1948 में। जब श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ तो यहाँ संविधान बना। संविधान बनाने में ज़्यादा रुचि सिंघलियों ने लिया, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा थी, 74%। वे अपने हिसाब से श्रीलंका में संविधान के अनुसार अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ, बाकी सिंघलियों के बाद बाकी जो है तमिल भाषी लोग थे, वे उनका विरोध करने लगे। वे लोग ये कहते थे, नहीं, हमारे अनुसार, हमारे सुरक्षा के अनुसार कानून बनना चाहिए, सरकार बननी चाहिए, अर्थात हम भी श्रीलंका के ही नागरिक हैं। इसलिए तमिल सिंघली और तमिल, इसलिए सिंघली और तमिल लोगों में तनावपूर्ण की स्थिति आ गई। यहाँ तक कि युद्ध की स्थिति बन गई, आपसी कलह अर्थात गृह युद्ध की स्थिति, सिंघलियों और तमिलों के बीच युद्ध की स्थिति आ गई थी। तब सिंघली ये चाहते थे हमारे अनुसार सरकार चले, तमिल ये चाहते थे हमारे अनुसार सरकार चले। इसी प्रकार दोनों की स्थिति में ऐसा तनावपूर्ण स्थिति आ गई कि गृह युद्ध का रूप ले लिया। इस प्रकार आप लोग देखेंगे कि बेल्जियम की क्या स्थिति थी और श्रीलंका की क्या स्थिति थी। अब आप लोग अगले वीडियो में सत्ता की साझेदारी क्या होती है, उसको हम इसके बाद अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।